बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी को हम डिस्कस करेंगे डिटेल से कि विंड एनर्जी अगर हमने एक्सट्रैक्ट करनी हो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मींस हम विंड एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए अगर उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहें तो हमें उसके लिए जो टरबाइन चाहिए होती है उसकी टाइप्स और उसके बारे में डिटेल्स, देन जो है हम इसका प्रोसेस और फिर हम इसकी साइट्स को देखेंगे कि ऑन शोर हमारे पास साइट्स कौन सी इसकी अवेलेबल होती हैं, ऑफशोर हमारे पास इसकी कौन सी साइट्स अवेलेबल होती हैं, और फिर इसके अलावा हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सारे जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखते हैं कि विंड जो है वो प्रोड्यूस कैसे होती है। तो इसकी जो मेन काज होती है वो बेसिकली सोलर एनर्जी ही होती है। आप यूँ समझ लें कि विंड एनर्जी की जो मेन रीज़न है, या आप यूँ समझ लें कि आप इनडायरेक्ट वे से सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करें, क्योंकि हमें पता है कि सन की वजह से तब सन जो है वो हमारे पास एक हीट सोर्स भी है, ठीक है। तो सनलाइट जब आती है तो वो हीट प्रोड्यूस करती है, तो एक जगह जब हीट अप हो जाती है तो वहाँ की जो हवा होती है वहाँ पर उसकी जो विंड होती है वो जब वार्म अप होती है, हीट अप होती है, तो वो ऊपर की जाना उड़ जाती है। फिर उसकी जगह लेने के लिए इर्द गिर्द से ठंडी हवा आती है, ठीक है। क्योंकि वहां से हवा ऊपर चली जाती है तो प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, तो उसकी जगह लेने के लिए खाली जगह को फिल करने के लिए बाकी हवा साइड से आती है जो ठंडी होती है, फिर वो भी गर्म होकर ऊपर की जाना उड़ जाती है। फिर उसके मतलब इस तरह से जो है वो विंड का प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। अगर तो बहुत ज़्यादा समर का सीजन हो तो कुछ इस तरह से जो आपको ये नज़र आ रहा है, इस तरह का सर्कल सर्कल से, तो एक किसी एक जगह पे प्रेशर जब बहुत कम हो जाए हवा का तो इर्द गिर्द से जो हवा है बहुत तेज़ी से उसकी जगह को फिल करने के लिए आती है। तो इस तरह से ये सर्कल सा इस तरह से बन जाता है और काफ़ी तेज़ हवा चलती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब तक सूरज चमकता है तब तक जो है वो हवा चलती है। एक तो हमारे पास ये फिनोमेनन भी है, ठीक है। दूसरा ये है कि हमारे पास जो विंड्स होती हैं वो अनइवन होती हैं। मीन्स टू से जैसे कि सनलाइट जो है वो एटमॉस्फेयर में उसकी रेशियो जो है वो कम ज़्यादा होती जाती है, इरेगुलरिटी होती है इन शॉर्ट। तो इसमें ये है कि इसके अलावा हमें भी पता है कि अर्थ जो है वो रोटेट करती है, उसकी एक साइड सूरज को फेस कर रही होती है, फिर उसके बाद जो है जैसे जैसे रोटेट करती है तो फ्लो पैटर्न जो है वो विंड का उसके अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो अभी जो है हम वाटर बॉडीज को भी डिस्कस करेंगे और उसके बारे में हम ये देखेंगे कि हम जो है वो मॉडर्न विंड टर्बाइन के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करते हैं। तो एक चीज़ तो आपने मेक श्योर करनी है कि चाहे हमारे पास विंड टर्बाइंस हो या हमारे पास पीवी बेस्ड सेल्स हों, ठीक है, हम नेचर को चेंज नहीं कर सकते। हमें जो है अपने इक्विपमेंट को बेस्ट वे से यूज़ करना है, उनको इस तरह से इंस्टॉल करना है साइट सिलेक्शन करते हुए, और उसके बाद उनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत मैटर करती है। अगर तो वो इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि वो मैक्सिमम एनर्जी को जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं तो जो है वो हमारे लिए मैक्सिमम सूटेबल है। अदरवाइज जो है वो आप नेचर पे कंट्रोल नहीं रख सकते। तो अगर आपके पास इक्विपमेंट्स अच्छे नहीं है तो आप विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी इन दोनों को जो है वो आप इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो अभी मजीद देखते हैं कि अभी हम देखते हैं कि विंड जो है विंड फॉर्म किस तरह से बनता है। तो टिपिकली क्या होता है कि सन जो है वो इसकी जो है रेडिएशन, सन की रेडिएशन से हम स्टार्ट लेते हैं कि इसमें क्या है कि अर्थ सरफेस जो है वो सनलाइट को ऑब्जॉर्व करती है। जब वो ऑब्जॉर्व करती है तो वो हीट अप हो जाती है। तो इस तरह से क्या होता है कि इस तरह के सिनेरियो की वजह से जो है वो क्लाउड होते हैं, मीन्स टू से बादल बनते हैं, ठीक है। तो माउंटेन्स, वैलीज, वाटर बॉडीज, मतलब ये सारी जो है अर्थ की सरफेस जो है वो हीट अप होती हैं, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि हीटिंग जो है वो अनइवन होती है। मीन्स जैसे माउंटेन्स हो गए, वाटर बॉडीज हो गई, वैलीज हो गई और डेजर्ट हो गए, इन सब पे जो है वो सन की रेशो जो होती है वो डिफरेंट होती है, तो इस वजह से हीटिंग भी अनइवन होती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि टेम्परेचर जो होता है कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा हो जाता है, कुछ जगहों पे कम हो जाता है। तो क्या होता है कि कुछ जगहों पे जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता, वहाँ पे कूलर सरफेस होती है। तो ये वाला जो बिहेवियर होता है वो इस तरह से होता है कि जिस जगह पे वार्म गैसेस होती हैं, जहाँ पर जो है वो हवा ज़्यादा वार्म अप हो जाती है, वार्म अप गैसेस होती हैं, तो वो ऊपर की तरफ चली जाती हैं, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन में वो मूव करती हैं, लिक्विड हो या गैसेस हो, ठीक है। तो उसकी जगह लेने के लिए उसको रिप्लेस किया जाता है कूलर पार्टिकल से जो उनके साइड से होते हैं, ठीक है। तो ये फिनोमेना हमने कन्वेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको डिस्कस किया था। तो अभी जो है वो आप इस तरह से कर लें कि इस तरह से जो एनर्जी मूवमेंट होती है कन्वेक्शन के थ्रू, तो इसको हम कन्वेक्शनल करंट का नाम भी दिया था। तो अभी जो हम इस प्रोसेस को इस डायग्राम से भी देख लेते हैं कि इसमें क्या है कि जैसे इस एरिया को बादलों ने कवर कर किया हुआ है, ठीक है। तो इस जगह पे जो है वो हाई प्रेशर है। विंड जो है वो हमें भी पता है कि जब बादल आ जाते हैं तो जो है वो हवा ज़्यादा चलना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि यहाँ से जो
यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो गया तो विंड की डायरेक्शन इस साइड पे हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर सनलाइट पड़ रही है, इसने क्या किया, इसको वार्म अप कर दिया, तो वार्म एयर जो है वो हवा से ऊपर की जानब उठ जाएगी, ठीक है। तो इसमें यही बताया हुआ कि इन डायग्राम अबव नोटिस हाउ कूल एयर फॉल्स, ठीक है। तो कूल एयर इस तरह से बनती है, फिर रिजल्टिंग केस में होती है हाई प्रेशर में, और फिर मूव क्या होती है अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ लो प्रेशर, ठीक है। यहाँ पर लो प्रेशर हो जाता है क्योंकि यहाँ से हवा ऊपर चली जाती है, तो इधर से जो है वो ठंडी हवा इसकी जगह लेने के लिए मजीद आ जाती है। तो क्लासिफिकेशन अगर विंड की देखी जाए तो इसमें हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, इसमें काम एयर में, जेंटल ब्रीज में, मॉडरेट विंड्स में, स्ट्रॉन्ग विंड्स में, गेल विंड्स में, ठीक है। डिपेंड करता है इसकी स्पीड पे। अगर तो विंड की स्पीड जो 1 किलोमीटर पर आ रहा है तो ये लाइट विंड में आ जाएगी। अगर जो है वो ये इसकी स्पीड 12 किलोमीटर है, ठीक है, 12 किलोमीटर से लेके 20 किलोमीटर पर आवर पे, तो जो है वो ये जेंटल मॉडरेट में आ जाएगी। अगर इसकी स्पीड इस रेशो में आती है तो ये मॉडरेट में आ जाएगी। अगर इसकी स्पीड से एक्सीड कर जाती है, 62 से 74 में है, तो स्ट्रॉन्ग विंड्स में आ जाएगी। और लैंड एंड सी ब्रीज को अगर देखा जाए तो इसमें क्या है कि नाइट में हम क्या करते हैं कि रिवर्स हैपन होता है। मतलब इस तरह से क्या होता है कि लैंड जो होती है वो क्विकली अपनी हीट को लूज करती है, ठीक है। मतलब जितनी भी उसकी हीट उसने सारे दिन में ऑब्जॉर्व की जाती है उसको जो है वो रिवर्स के थ्रू मतलब हीट अपनी लूज कर देती है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो पानी के ऊपर जो हवा होती है वो क्या हो जाती है, वार्म अप हो जाती है, तो वो ऊपर की जानब उठ जाती है रात के टाइम। मीन्स यहाँ पर सी सरफेस जो है वो रात के टाइम हीट वार्म अप होती है, यहाँ से अर्थ सरफेस वार्म अप होती है, तो सी सरफेस के ऊपर ये वाला सारा वार्म हो जाता है, यहाँ से हवा जो है वो ऊपर की जानब उठ जाती है, ठीक है। अब ये ऊपर की जानब उठ जाएगी, यहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा, तो इस प्रेशर की जगह लेने के लिए लैंड ब्रीज होती है वो कूल होती है, वो इस जगह पे आएगी, ठीक है। तो फिर ये इस जगह पे आएगी, तो इस तरह से जो प्रोसेस है, ये साइकिल है, इस तरह से चलता रहता है। ये ऑफशोर ब्रीज है। ऑनशोर की देखा जाए तो डे में क्या होता है, डे में क्या होता है कि जब सन जो होता है वो अच्छी तरह से राइज हो जाता है, तो क्या करता है, लैंड को हीट अप करता है, ठीक है, वेरी क्विकली। तो इसमें क्या होता है कि एयर जो होती है वो वार्म अप हो जाती है। मतलब जितनी वाटर के ऊपर एयर होती है, मतलब आप यूँ समझें, इन शॉर्ट गर्मियों में दिन के टाइम क्या होता है कि जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये वाला हिस्सा जो है वो, आपको भी पता है, वेपर्स बनते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है वो ठंडक ज्यादा होती है, अर्थ जो होती है ये वार्म अप हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये वाली जगह जो होती है ये वार्म अप होती है, और यहाँ पर एयर जो है उसको क्या हो जाती है, जब हीटअप हो जाती है ऊपर की जानब उठ जाती है, तो इसकी जगह खाली हो जाती है, यहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है, तो इसकी जगह लेने के लिए जो ऑनशोर है, यहाँ से हवा जो है ऑफशोर से हवा जो है वो ऑनशोर पे इसकी जगह लेने के लिए आती है, ठीक है। तो इस तरह से जो साइकिल है वो चलता रहता है। दिन के टाइम ये प्रोसेस होता है, आप यूँ समझ लें, दिन के टाइम ये वाली यहाँ पर वार्म एयर होगी, यहाँ पर कूल होगी, वार्म वाली ऊपर की जानब चली जाएगी और कूल वाली जो है इसकी जगह लेने के लिए यहाँ से इस साइड पे चली जाएगी। रात के टाइम इसके बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस होता है, एरोज से भी यहाँ पे भी शो हो रहा है। रात के टाइम जितनी भी इसने हीट ऑब्जॉर्व की होगी वो उसको इवॉल्व करेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगी, सी सरफेस जो है वो थोड़ी वार्म हो जाएगी अर्थ से कंपेयर करो तो, ठीक है। तो यहाँ पर ये वार्म अप होगी, तो ये क्या करेगी, यहाँ से ऊपर की तरफ चली जाएगी, एयर जो है वो राइज हो जाएगी। फिर जो है ये कूलर एरिया, ये लैंड वाला जो एरिया ये कूलर होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है वो हवा इस जगह पे प्रेशर कम होने की वजह से इस साइड पे चलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इस जगह पे हवा यहाँ पर आ जाएगी। ये वाली विंड एनर्जी को देखा जाए या विंड पावर को देखा जाए, अगर इसको हम रिलेट करें अपनी डेली लाइफ से, तो ये बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस होता है फैन के। जैसे फैन को जब हम चलाते हैं तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो ये उसके रिवर्स प्रोसेस करती है। ये क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है। ऐसा होता है कि जब विंड चलती है तो जो हवा के प्रेशर से इसकी विंड टरबाइन के जो ब्लेड्स होते हैं वो मूव करते हैं, उनकी मूवमेंट जो है वो शाफ्ट के साथ अटैच होती है, तो वो शाफ्ट को रोटेट कराते हैं। इस तरह से विंड एनर्जी होती है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो विंड टरबाइन होती है वो बेसिकली क्या कर रही हैं, काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर रही है। अब मैकेनिकल पावर जो है जनरेटर की इनपुट साइड पे होगी, ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप मैकेनिकल पावर को एज इट इज यूज करना चाहते हैं या फिर आप इसको कन्वर्ट करके, अगर तो आप इसको जनरेटर की इनपुट के साथ अटैच कर देंगे तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी या इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। और अगर आप इसको वाटर पंप के साथ अटैच कर देते हैं तो आप पंपिंग वाटर के लिए इसको यूज कर सकते हैं, या आपने अगर ग्राइंड करना है ग्रेन को, तो वो जो आपके सिंपल वर्ड्स में जो आटा पीसने वाली चक्की या बाकी तरह से ग्राइंडिंग ग्रेन होती है, अगर उनके साथ अटैच कर दें तो आप इसकी मैकेनिकल पावर को डायरेक्टली इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। दूसरी टाइप मैंने आपको बता दी है कि अगर आप इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करें तो भी आपके पास ऑप्शन है कि आप पावर होम्स
में, बिजनेस में, स्कूल्स में और इस तरह की बाकी ऑप्शन जो है वहाँ पर इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। विंड पावर को अगर देखा जाए तो ये जो है काफ़ी अरसे से यूज़ की जा रही है। इसकी हिस्ट्री यहाँ पर बताई हुई कि 1887 से इसका यूज़ हो रहा है। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट जैसे जैसे इसके अंदर जो है वो बेटरमेंट आती रही विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बता दिया था कि आप नेचर को चेंज नहीं कर सकते, आप पे डिपेंड करता है कि आपके इक्विपमेंट जो है वो कितने एडवांस है। तो ज़्यादातर स्टार्ट में जब वो विंड मिल से ही इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का स्टार्ट किया था। पीवी बेस्ड एनर्जी सिस्टम जो है वो इसके बाद में इंट्रोड्यूस हुए थे, लेकिन बीच में जो ऐसा था कि उनके जो इक्विपमेंट्स हैं जो हम उसमें कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट थे, तो हम उस पर रिलाई करना ज़्यादा स्टार्ट हो गए। लेकिन उसमें जो है वो उसका एक मेजर ड्रॉबैक ये है कि वो रात के टाइम हमें अवेलेबल नहीं होता। तो इसके बारे में ऐसा नहीं है, इसको अगर आप एक साइट सिलेक्शन आपकी बहुत अच्छी है तो आप इसको 24/7 जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसका उस पर मेजर बेनिफिट है। तो यहाँ पर जी इसकी हिस्ट्री बताई हुई है कि विंड मिल जो है वो आपने जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो इस पर्पज़ के लिए यूज़ की थी वो कुछ इस तरह की थी। इसका जो मेजर बेनिफिट होता है वो ये होता है कि ये नॉन रिन्यूएबल में आती है और ये जो है वेदर डिपेंडेंट, मतलब इस तरह से होती है कि जब मौसम ख़राब हमारे अकॉर्डिंग होता है तब जो है वो हवा तेज़ चलना शुरू हो जाती है, तो भी ये हमारे लिए एक बेनिफिशियल होता है। इस तरह से इसकी विंड फॉर्म्स होती हैं। विंड फॉर्म में क्या होता है कि काफ़ी सारी जो विंड टर्बाइंस हैं उनको इस तरह से सीरीज में इनको एक प्रॉपर स्पेसिफिक प्लेसेस में जो है वो अटैच किया होता है। फिर इनके जो आउटपुट है वो कंबाइनली हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर उसको जो है वो आगे अपने अकॉर्डिंग जो है उसको ट्रांसमिट अगर करना होता है उसको ट्रांसमिट करते हैं, उसको वहीं पे यूटिलाइज करना, तो ये हमारी अपनी चॉइस होती है। ये वाली जो है वो ऑन शोर है और ये वाली जो है वो ऑफ शोर है, ठीक है। तो दोनों पे हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। मोस्टली जो है वो होता है इसको कंबाइन भी कर दिया जाता है, इसको टाइडल एनर्जी के साथ भी कंबाइन कर दिया जाता है जब इसको हम ऑफ शोर में यूज करते हैं। ऑफ शोर से मुराद होता है कि लैंड से दूर, ठीक है। ऑन शोर का मतलब होता है लैंड से, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम इसको यूज करते हैं तो इसको हम टाइडल एनर्जी के साथ कंबाइन करके भी यूज कर सकते हैं कि जैसे ही वो लहरें आएंगी तो उनके साथ हवा जो है उसकी स्पीड पे बढ़ जाती है जब लहर आ रही होती है, ठीक है। तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो एनर्जी है वो हाइब्रिड में यूज हो जाएगी, ठीक है। और मोस्टली इनको अगर हम ऑन शोर यूज करते हैं विंड टर्बाइंस को, तो इनको जो है वो हम सोलर पावर एनर्जी के साथ भी या पीवी बेस्ड एनर्जी सिस्टम के साथ भी हम इनको कंबाइन कर देते हैं। वो इस तरह से हाइब्रिड करते हैं कि इनके ऊपर ही जो पीवी सेल होते हैं वो इनके ऊपर ही अटैच कर दिए जाते हैं। तो मोस्टली हमारे पास ऐसा होता है कि जब बादल आते हैं तो हवा की स्पीड ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। रात के टाइम भी हवा की स्पीड ज़्यादा अच्छी हो जाती है समटाइम्स। तो इसमें क्या होता है कि जब रात को सनलाइट अवेलेबल नहीं होती, इसकी वजह से हमारे पास पीवी बेस्ड एनर्जी सिस्टम की जो है वो आउटपुट जीरो हो जाती है, तब हमारे पास विंड की जो है वो इनपुट एज इट इज रहेगी। तो इस तरह से जब हम दो सोर्सेज को कंबाइन करके चलते हैं तो हमारी जो है वो रिलायबिलिटी सिस्टम की बढ़ जाती है। विंड फार्म्स को अगर देखा जाए तो ये जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल विंड टर्बाइन पे कंसिस्ट करते हैं। इनको जब हम कंबाइन ही देखते हैं तो फिर जो है वो हम इसको विंड फार्म के तौर पे इसको स्टडी करते हैं। तो ये बेसिकली किसी कनेक्टेड होते हैं ताकि हम जो है उसके बाद जो इलेक्ट्रिक पावर जो हमने जनरेट की होती है उसको ट्रांसमिट कर सके थ्रू एक नेटवर्क। और उसके बाद ऑन शोर जो होता है ये इनएक्सपेंसिव सोर्स होता है इलेक्ट्रिसिटी का, अगर हम इसको कंपेयर करें गैस प्लांट के साथ या कोल के साथ, क्योंकि हवा जो है वो हमें नेचर में मिल जाएगी, ठीक है। अब हमारे पे डिपेंड करता है कि हम इक्विपमेंट को यूज करते हुए उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये इसकी डिफरेंट टाइप्स है। ये चाइना में जो यूज की जा रही हैं इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस, अच्छा इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल होती है और एक वर्टिकल होती है, ठीक है। तो ये वाली जो टाइप है ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। इसमें जो है ये वाला जो पूरा सिस्टम आपको नजर आ रहा है ये ज्यादा छोटा नजर आ रहा है, मजीद आगे डायग्राम में क्लियरली हो जाएगा। इसको अगर अंदर से देखें तो इसके अंदर जो है वो गेट सिस्टम इंस्टॉल होता है। इसके अंदर जो है वो पूरा सिस्टम दिखाया हुआ है कि कैसे इसके साथ शाफ्ट अटैच होती है, उसके बाद गैस सिस्टम होता है और कैसे जो है वो फिर इसकी जो आउटपुट है वो जनरेटर के साथ अटैच होती है। ऑफशोर विंड पावर को अगर हम देखें तो ऑफशोर विंड जो है वो हमारे पास क्या होती है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है लैंड पे, ठीक है। लैंड की निस्बत अगर इसको देखा जाए, ऑफशोर का मतलब है कि इस पे समंदर में जो आपने विंड टर्बाइन जो है वो अटैच की जाती है। लैंड से अगर कंपेयर किया जाए तो वहां पर जो है वो हवा जो है ज्यादा सीधी चलती है। मीन्स हमें भी पता है कि उसमें एक स्पेसिफिक रेशो के साथ हवा चल रही होती है। हमारी साइड सिलेक्शन अगर बहुत अच्छी है तो ऑफशोर जो फॉर्म्स है वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। स्मॉल ऑन शोर विंड टर्बाइन फॉर्म्स होती हैं वो feed some energy into the grid or provide electricity to the isolated off-grid locations। मतलब ऐसी लोकेशन जो कि ऑफ ग्रिड होती हैं या आइसोलेटेड होती हैं या रिमोट एरियाज, आप यूं कह सकते हैं कि वहाँ पर जो है वो आप जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते तो वहाँ पे वो इंडिपेंडेंटली जो है वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करके वहाँ पर अपनी ज़रूरत जो है उसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफशोर विंड फॉर्म जो है वो लंदन अरे
ये जगह है, यहाँ पर जो है वो पाई जाती है यूनाइटेड किंगडम में, और ये कितना जनरेट करते हैं 630 मेगावाट्स। ठीक है, ये 2012 की जो वैल्यू तब ली हुई थी ये उसके अकॉर्डिंग है। ये उसके मजीद डायग्राम्स हैं जो विंड फार्म यूके में यूज किया जा रहा है। विंड टरबाइन को अगर बेसिकली आप डिफाइन करें तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि ये एक डिवाइस होती है जो कि कन्वर्ट करती है काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल पावर में। ठीक है, विंड टरबाइन होती है वो एयरक्राफ्ट प्रोपेलर ब्लेड्स की तरह से होती हैं, ये मूव करती हैं एयर में और जो है वो एक्सेलरेट करती हैं जनरेटर को। मीन्स ये जनरेटर को की इनपुट के साथ जो है वो इनकी आउटपुट अटैच होती है। मीन्स आपके पास विंड टरबाइन की जो आउटपुट है वो जनरेटर के साथ अटैच होगी। ठीक है, और जनरेटर जो है वो क्या करता है, ये किस में, विंड टरबाइन किस में करेगी, ये काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करेगी, और जनरेटर जो है वो फर्दर मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो विंड जो है वो उसके ब्लेड्स को टर्न करेगी और वो क्या करेगा, स्पिन करेगा शाफ्ट को, फिर शाफ्ट से वो जनरेटर के साथ अटैच है, और जनरेटर जो है वो आपको पता है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ये इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं विंड टरबाइन की। इन सबको हम जो है वो बारी बारी डिटेल से देखेंगे, इसको 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 और इसको। ठीक है, इनमें से कुछ जो है वो मॉडर्न टाइप्स की आ जाती हैं, एग बीटर टाइप की जो है, बाकी जो है कुछ कन्वेंशनल में आ जाएंगी। ठीक है, ये HAWT से मुराद है हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन। इन बाकी टाइप्स को भी हम बारी बारी जो है वो डिटेल से बाद में देखते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन को अगर हम देखें तो ये मेन रोटर शाफ्ट होती है इलेक्ट्रिकल जनरेटर के साथ टॉप ऑफ टावर। ठीक है, इसके साथ क्या होता है कि विंड की जो डायरेक्शन होती है वहां पर इसको पॉइंटेड किया होता है। इसमें जो है कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें गियर बॉक्स होता है जो क्या करता है, स्लो रोटेशन शो करता है। ठीक है, ये ब्लेड्स होते हैं वो इसको क्विक रोटेशन में देते हैं, और ये ज़्यादा सूटेबल होता है इलेक्ट्रिकल जनरेटर को ड्राइव करने के लिए। तो इस तरह से जो पावर होता है टॉवर जो होता है वो हमारे पास वो प्रोड्यूस करता है किसको, टर्बुलेंस इसके बिहाइंड होती है। फिर टावर इसके अलावा इसको सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, और जो है ब्लेड्स होते हैं इसके साथ जो हमने प्लेस किए हुए होते हैं वो कंसीडरेबल डिस्टेंसेस पे होते हैं। मींस उनके दरमियान एक स्पेसिफिक एंगल होता है। अगर उस एंगल के अकॉर्डिंग जो है इसके टरबाइन के ब्लेड को डिजाइन ना किया जाए तो हम जो है वो विंड से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये इसकी टाइप्स है और ये इसकी डिटेल है जो हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखी थी कि इसके साथ जो है ये रोटर का डायामीटर है, ये जो जितना रोटेट करेगा इसका प्रॉपर डायामीटर यहाँ तक है। फिर उसके बाद ये इसके साथ गियर बॉक्स है वो अटैच है, उसके बाद जो है वो इसकी आउटपुट के साथ जनरेटर अटैच है। तो इसमें मेन फिनोमेना जो है उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसका डायमीटर इस तरह से होगा, ये हॉरिजॉन्टल है, जो वर्टिकल है इसका डायमीटर जो है वो अगर आपने कैलकुलेट करना या ऑब्जर्व करना तो वो इस तरह से लेंगे, ये एक्सीलेटर की फॉर्म है। इसमें रोटर की जो हाइट है वो इस तरह से हम ऑब्जर्व करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। इसमें जो रोटर की हाइट है वो यहाँ पर इजीली हमारे पास आ जाती है। ये थोड़ी ट्रेडिशनल में आ जाती है, ये एडवांस में आ जाती है। इसमें जो है ये टॉवर है, टॉवर के ऊपर ये सारा जो है इसका सेटअप इंस्टॉल होता है, ये इसको सपोर्ट करता है। फिर उसके बाद क्या है कि ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल वे में इसके साथ सारा कुछ अटैच होता है, तो हम इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस का नाम दे देते हैं। ये जो है वो वर्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होता है तो उसको हम वर्टिकल एक्सिस के नाम से भी इसको कैटेगराइज करके अंडरस्टैंड कर देते हैं। ठीक है, वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन को जो मैं अपने डायग्राम से देखा था तो वहां पर जो है ये उसी के पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ी सी डिटेल बताई हुई कि वर्टिकल एक्सिस में विंड टरबाइन में क्या होता है कि ये मेन रोटर शाफ्ट होता है वो अरेंज किया जाता है किसमें, वर्टिकली। हॉरिजॉन्टल वाली में क्या था, हॉरिजॉन्टली जो है सारा सेटअप इंस्टॉल किया जाता है, इसमें जो वो वर्टिकली होता है। ठीक है, ये जो इसका एक फायदा है वो ये है कि इसको विंड की तरफ में पॉइंट करने की जरूरत नहीं होती। मीन्स टू से कि ये अरेंजमेंट जो होती है, टरबाइन डज नॉट नीड टू बी पॉइंटेड इनटू द विंड टू बी इफेक्टिव। मतलब जो हॉरिजॉन्टल वाली आपने पढ़ी थी वो इफेक्टिव उसी सूरत में होती है जब आप उसको विंड की डायरेक्शन में उसको करते हैं, इसमें ये जरूरी नहीं होती। ठीक है, तो ये एडवांटेज होता है कि हम इसको क्यों यूज करते हैं या प्रेफर क्यों करते हैं। और इसका जो मेन डिसएडवांटेज वो ये है कि इसकी जो रोटेशनल स्पीड होती है वो लो होती है रिलेटिवली। इसके आगे फर्दर टाइप्स हैं वेरिएबल विंड टरबाइन की,
सॉरी वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन के, इनको स्टडी कर लीजिएगा। इनकी डिटेल सारी यहाँ पर प्रोवाइड की हुई है डायग्राम्स के अकॉर्डिंग। अब टरबाइन के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो इसको खोल के बताए हुए हैं। जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि इसको एक तो इसकी जो शक्ल होती है इसको अगर आप देखें तो ये क्राफ्ट की तरह होती है, फिर ठीक है। तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको सबको डिटेल से बारी बारी जो वो बताया जाता है। तो मेन प्रोसेस मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ कि जैसे जब भी हवा चलती है तो इसके ब्लेड्स को मूव कराती है। ये ब्लेड जब मूव करेंगे तो ये वाली जो शाफ्ट है ये मूव करेगी, जब ये मूव करेगी तो ये गियर बॉक्स को मूव करेगी। ये वाली जो रोटेशन होती है, ये वाली जो स्पीड होती है शाफ्ट की, ये स्लो होती है। फिर उसके बाद ये जो गियर बॉक्स है ये अटैच होता है इसके साथ, ठीक है, यहाँ पर। तो ये क्या करेगा, इसको रोटेट करेगा, ठीक है। तो इसका ये यहाँ पर जनरेटर लगा हुआ है और ये यहाँ पर कंट्रोलर है जो इस सारे मैकेनिज्म को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है कि इसकी स्पीड जो है यहाँ पर ये वाली जो जिस शाफ्ट के ऊपर ये जनरेटर अटैच है उसकी स्पीड जो है वो हाई होगी, ठीक है। तो यहाँ से भी देख लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल टरबाइन कंपोनेंट्स इस तरह से, एक उसमें जो होता है मेन होता है वो पार्ट उसका प्लेट और रोटर होता है जो क्या करता है काइनेटिक एनर्जी को, या आप यूँ समझ लें कि रोटेशनल शाफ्ट को मूव कराता है विंड की वजह से, ठीक है। एक ड्राइव ट्रेन होती है जिसके अंदर क्या होता है, गियर बॉक्स होता है और जनरेटर होता है। फिर एक टावर होता है जिसके ऊपर इसको सपोर्ट दी जाती है। बाकी जो है इसके इक्विपमेंट्स हैं उसमें कुछ जो कंट्रोल के लिए किए जाते हैं यूज, उसमें कंट्रोल्स के मैकेनिज्म आ जाएगा। इलेक्ट्रिकल केबल्स आ जाएंगी जो कि इलेक्ट्रिसिटी को आगे जब ट्रांसमिट करने के लिए यूज की जाती हैं। ग्राउंड सपोर्ट में टावर आ जाएगा और मजीद जो ग्राउंड सपोर्ट के लिए जो आप उसको जो भी मैकेनिज्म यूज करते हैं, और इसके अलावा सारे इक्विपमेंट्स को इंटरकनेक्ट करने के लिए जो भी आपके पास सेटअप होता है, ये सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड होगा। इसके अगर फायदे देखे जाए तो सबसे बड़ा फायदा इसका ये होता है कि ये जो है वो नॉन कन्वेंशनल में आती है या रिन्यूएबल में आती है, मीन ये नेचर में प्रेजेंट होती है, आपको इसको डिप्लीशन का डर नहीं होता, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम कम नहीं होगी, ठीक है। दूसरा ये कि इसमें कोई फ्लू गैसेस वगैरह नहीं होती, तो सम हाउ जो है वो पोल्यूटेड भी नहीं करती एटमॉस्फेयर को, ठीक है। विंड एनर्जी फ्रीली अवेलेबल होती है, तो जरूरी नहीं है कि आज अगर आपने यूज कर लिया विंड एनर्जी तो कल नहीं होगी, ऐसा इसमें कोई पॉसिबल नहीं है। नॉन पोल्यूटिंग होती है, ठीक है। बाकी डिटेल इसमें ये बताई हुई है, लेकिन जो मेन मसला इसका होता है वो ये कॉस्ट इश्यूज का होता है कि अगर आपने इसको कहीं पे विंड फॉर्म्स को इंस्टॉल करना है, फर्स्ट करें आप ऑन शोर करेंगे या ऑफ शोर करेंगे, तो वहाँ पर जो कैपिटल कॉस्ट इसकी होगी वो काफ़ी हाई होगी। तो इनिशियली जो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी वो बहुत हाई होगी। मतलब अगर आपने फॉसिल फ्यूल वगैरह से उनकी जनरेशन को अगर आपने यूटिलाइज करना उससे कंपेयर करें तो ये जो है वो कॉस्टली हो जाएगी। लेकिन जो इसका लाइफ साइकिल होगा वो जो है वो उनसे जो है वो आपको यूँ समझ के पे बैक सोल्यूशन जो आपको प्रोवाइड कर देगा। इन्वायरमेंटल कंसर्न भी इसमें होते हैं। इन्वायरमेंटल कंसर्न इस तरह से होते हैं कि आपको पता है कि ये एटमॉस्फेयर के ऊपर एक्सपोजर इसका डायरेक्ट होता है, तो जो सनलाइट है फिर उसके बाद जो है वो बारिश कभी आ जाती है और इसमें मूविंग पार्ट्स भी होते हैं तो उनको भी प्रॉपरली मेंटेन आपको रखना पड़ता है। मैकेनिकल पार्ट्स की प्रॉपर ट्यूनिंग और मेंटेनेंस भी जो है वो रेगुलर इंटरवल्स में चाहिए होती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये इम्पैक्ट जो होता है इस पर, इसकी कॉस्ट पे चाहिए होता है, ठीक है। दूसरी बात है कि विंड टरबाइन का एक बड़ा मसला ये होता है कि ये नॉइस प्रोड्यूस करती है, काफ़ी आवाज़ होती है। मीन्स आप इनको रेजिडेंशियल एरिया या जो जहाँ पर आपके मतलब आबादी होती है तो वहाँ पर जो है वो विंड टरबाइंस को जो है वो आप वहाँ पर इंस्टॉल करना ज़्यादा सूटेबल नहीं होता क्योंकि इनका काफ़ी शोर होता है। तो ये भी इनका एक मेन मसला जो है वो होता है। जैसे मतलब इनको आप जो है वो रिमोट लोकेशंस पर ही यूज़ करें तो ज़्यादा फायदा मंद होगा कि इनको आप जो है वो रेजिडेंशियल या ज़्यादातर मीन्स से आप इनको अर्बन एरियाज में यूज़ करना ज़्यादा अच्छा या सूटेबल नहीं होता, और ना ही वहाँ पर इतनी ज़्यादा हवा जो है वो आपके पास अवेलेबल होती है। तो दूसरी बात ये डायग्राम से क्लियर है कि जैसे आपको नज़र आ रहा है कि इसमें जो है वो परिंदे जो होते हैं, ठीक है, ये नेचुरल इनकी जो लाइफ होती है ये इसको भी खराब करती हैं जो विंड टरबाइंस होती हैं। अगर आप इनको ऑफशोर यूज़ करें, समंदर में यूज़ करें, तो ऑब्वियसली वहाँ पर भी जो मेरीन लाइफ है ये उनको भी डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। तो इसकी मेजर ड्रॉबैक्स ये वाले हैं। फ़ायदे भी होते हैं, हर चीज़ के नुकसान भी होते हैं, तो इसके ये दोनों हैं। अब डिपेंड करता है कि हम यूटिलाइज किस तरीके से करते हैं। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।